वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हमारा शिक्षण बिंदु चल रहा था उपसर्ग। उपसर्ग का एक वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं और उस वीडियो में हमने उपसर्ग का सामान्य परिचय पढ़ लिया था, उपसर्ग की परिभाषा पढ़ ली और उपसर्ग के भेद हमने पढ़ लिए थे, भेदों के नाम हमने पढ़ लिए थे। तो उसमें सबसे पहला भेद है तत्सम उपसर्ग, अर्थात संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत हिंदी और अन्य भाषाओं की जननी है, तो संस्कृत के शब्द हमारी हिंदी में तत्सम शब्दों के नाम से जाने जाते हैं। तो वो जो तत्सम शब्दों में जुड़ने वाले उपसर्ग है वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। ये तत्सम भाषा के उपसर्ग है, संस्कृत भाषा के उपसर्ग है। इनका प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ होता है, अर्थात संस्कृत के शब्दों के साथ ही इनका प्रयोग होता है। सबसे पहला उपसर्ग हम देखें तत्सम उपसर्गों में अति, और हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था उपसर्गों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। तो ये जो अधिक, बहुत, परे या ऊपर, इनके अर्थ में अति उपसर्ग का प्रयोग होता है, अर्थात उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ने पर अधिक, बहुत, परे या ऊपर ये अर्थ देगा। अधिक का अर्थ देगा, बहुत का अर्थ देगा, परे का अर्थ देगा या ऊपर का अर्थ देगा। अति का यह अर्थ नहीं होता है, लेकिन जुड़ने के बाद में यह अर्थ देगा। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से अति उपसर्ग को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक उदाहरण, अति धन वृष्टि। अति उपसर्ग, वृष्टि मूल शब्द है और नया शब्द बनेगा अतिवृष्टि। अतिवृष्टि यानी अत्यधिक वर्षा होना। उपसर्ग नवीन शब्द निर्माण की इकाई है। तो उपसर्ग के योग से हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं, और नवीन शब्दों के निर्माण की इकाइयां संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, चार इकाइयां हैं। इनके द्वारा हम नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। तो उपसर्ग के योग से हम नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रथम वीडियो में हमने देख लिया था अति, और मूल शब्द है वृष्टि, अति उपसर्ग और अतिवृष्टि यानी अत्यधिक वर्षा होना। फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, अति उपसर्ग और आवश्यक मूल शब्द है, नया शब्द बनेगा अत्यावश्यक यानी बहुत जरूरी। इसमें देखिए अत्यावश्यक में यण संधि हो रही है। कैसे हो रही है? हम संधि पहले पढ़ चुके हैं, तो हमें ध्यान होना चाहिए। इनका हम अगर वर्ण विच्छेद करें तो अंतिम वर्ण हमें ई प्राप्त होगा, और जब ई का योग यहाँ आ से हो रहा है तो आपको यण संधि का नियम ध्यान में आना चाहिए कि ई का योग अगर भिन्न स्वर से होता है तो ई का योग ई का ये बन जाता है और आगे का स्वर यथावत रहता है। तो यहाँ ई का ये हो गया, तय स्वर रहित हो गया, और ई का ये बन चुका है, ई ये में आ जुड़ेगा तो या हो जाएगा और तय स्वर रहित ही रहेगा। तो अत्यावश्यक, यहाँ यण संधि से अत्यावश्यक बन गया यानी बहुत जरूरी। फिर देखिए अतिधन उक्ति, नया पद बनेगा अत्युक्ति यानी बड़ा चढ़ाकर कहना। इसमें भी देखिए यण संधि है, ई का योग यू से हो रहा है, भिन्न स्वर से हो रहा है, तो ई य में बदल गया, तय स्वर रहित। अंतिम वर्ण ई है, ह्रस्व ई, तो तय स्वर रहित हो जाएगा, स्वर रहित है। ई का ये हो गया भिन्न स्वर आने पर, और उ की मात्रा इसमें जुड़ गई अत्युक्ति, तो ये यण संधि हो गई इसमें। और देखिए अतिधन अंत, अत्यंत यानी अत्यधिक, इसमें यण संधि हो रही है। देखिए अंतिम वर्ण ई का योग ऐसे हुआ तो ई य में बदल गया, और ये स्वर रहित ये बनेगा, और उसमें आगे अंत का ए जुड़ जाएगा, अत्यंत हो गया। यण आप संधि के यण संधि नहीं, सारी संधि के पहले वीडियो देखें और फिर उपसर्ग पढ़ेंगे तो आपको बहुत सरलता से समझ में आएंगे। और अन्य उदाहरण हम देखिए अत्यल्प, इसमें अतिधन अल्प, इसमें भी देखिए यण संधि हो रहा है, ई का ये बन गया है अत्यल्प। अत्याचार, अतिधन आचार। अब इसमें देखिए अतिधन आचार, आचार मूल शब्द नहीं है, मूल शब्द कुछ और है। इसमें देखिए दो उपसर्ग है, अतिधन आ और मूल, ये मूल शब्द है चार। जब चार में आ जुड़ा आचार हो गया, लेकिन अतिधन आचार, इसमें देखिए ई का योग आ से हुआ तो भिन्न स्वर है, ई का ये बन गया और अत्याचार हो गया, अत्याचार बन गया। लेकिन अत्याचार में मूल शब्द पूछे कि अत्याचार में मूल शब्द क्या है, तो आचार नहीं है मूल शब्द, मूल शब्द चार है, और आ भी उपसर्ग है, अति भी उपसर्ग है। और हमने पहले वीडियो में देख लिया था कि एक ही शब्द में एकाधिक यानी एक से अधिक उपसर्ग जोड़े जा सकते हैं, तो इसमें एक से अधिक दो उपसर्ग जुड़ रहे हैं।
अत्यधिक, अतिधन, अधिक, इसमें भी यण संधि हो रही है। अत्याधुनिक, अतिधन, आधुनिक, इसमें देखिए मूल शब्द आधुनिक नहीं है, इसमें धुन है मूल शब्द। अति उपसर्ग, आ उपसर्ग, धुन और इक प्रत्यय है। आधुनिक हो गया और अतिधन आधुनिक, इसमें यण संधि हो रही है, ई का योग आ से हो रहा है तो ई य में बदल गया। तो इसमें मूल शब्द है, जैसे देखिए हम चूक सकते हैं कैसे, अत्याधुनिक में मूल शब्द कौन सा है, तो हम डायरेक्ट आधुनिक कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। आधुनिक मूल शब्द नहीं है। आ भी उपसर्ग है और इक प्रत्यय है तो धुन मूल शब्द है इसमें। अतीन्द्रिय, अतिधन इंद्रिय, देखिए यहाँ दीर्घ संधि हो गई, हरस्व ई और हरस्व ई क्या हो गया, दीर्घ ई में बदल गया, दीर्घ संधि हो गई यहाँ पर। अतीत, इसमें देखिए अगर डायरेक्ट यूं पूछ लिया जाए अतीत देकर कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो आप हमें अति उपसर्ग, यहाँ छोटी मात्रा ह्रस्व मात्रा वाला अति है, लेकिन यहाँ ह्रस्व मात्रा वाला अति नहीं है। देखिए यहाँ जैसे कि अतिरिक्त, इसमें आपको सीधा ही दिखाई दे रहा है कि इसमें ह्रस्व ई वाला अति है तो इसमें अति उपसर्ग है, लेकिन अतीत इसमें तो दीर्घ ई दिखाई दे रहा, ह्रस्व ई दिखाई नहीं दे रहा। कैसे हो सकता है? जब इसका संधि विच्छेद करोगे उस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से, जिस प्रक्रिया से हमने संधि पढ़ी है, तो आपको ये ह्रस्व अति वाला मिल जाएगा। तो अतिधन इत, ह्रस्व ई दीर्घ ई में बदल गया था, दीर्घ संधि हो गई, अतीत हो गया। ऐसे ही अतिक्रमण, अतिधन क्रमण, इसमें सीधा ही दिखाई दे रहा है अति उपसर्ग। ऐसे ही अतिधन रिक्त, अतिरिक्त हो जाएगा। अतिसार, अतिधन सार, अतिदीन यानी बहुत ही ज्यादा दीन, और अतिथि, इसमें देखिए इसको अतिथि को ध्यान से देखिए, इसमें अति दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें अति उपसर्ग नहीं है, यह गलत है। इसमें अधन तिथि है, अ उपसर्ग है, तो अतिथि में अति उपसर्ग नहीं है, इसका हमें खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम तत्सम उपसर्गों को आगे बढ़ाते हैं, और तत्सम उपसर्गों में हम दूसरा उपसर्ग देखें, अधि। अधि उपसर्ग किसका अर्थ देगा? इसका अर्थ प्रधान, श्रेष्ठ, अधिक नहीं है, लेकिन जुड़ने के बाद में अधि उपसर्ग अर्थ देता है प्रधान, श्रेष्ठ या अधिक का। तो ये जो अति उपसर्ग प्रधान, श्रेष्ठ, अधिक के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ये अर्थ चाहिए तो अधि उपसर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण देखते हैं हम। देखिए अधि और अक्ष, अक्ष मूल शब्द में अधि उपसर्ग जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा अध्यक्ष। और अध्यक्ष किसे कहते हैं? संस्था या सभा का प्रधान, संस्था का प्रधान या सभा का प्रधान अध्यक्ष कहलाता है। इसमें देखिए यण संधि हो रही है, ई, अंतिम वर्ण ई है और ई का योग भिन्न स्वर से हो गया ऐसे, तो ई का ये बन गया और ह्रस्व ये स्वर रहित ये बना और उसमें अक्ष का ए जुड़ गया और ये पूर्ण हो गया। इस प्रकार से इसमें यण संधि हो गई। फिर देखिए अधिधन आय बनता है अध्याय। अध्याय का अर्थ होता है पाठ या प्रकरण, और इसमें है यण संधि। कैसे हुई? देखिए अंतिम वर्ण ई का योग आ से हुआ तो ई य में बदल गया और आ य में जुड़ गया। फिर देखिए आगे अधिधन शासी, नया पद बनेगा अधिशासी। अधिशासी यानी ऊपर से देखरेख करने वाला, अधिशासी अधिकारी। फिर देखिए अधिधन ईश, अधिधन ईश, अधीश। अब डायरेक्ट ये पूछा जाए अधीश, इसमें देखिए हमें ये अधि उपसर्ग दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन संधि विच्छेद करेंगे पूर्ण प्रक्रिया से तो हमें यह अधि प्राप्त हो जाएगा। अधीश का अर्थ होता है राजा या स्वामी, और इसमें देखिए दीर्घ संधि हो रही है। अधि का ई और ईश का ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों ही दीर्घ ई में बदल गया। इसके हम कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। अध्यात्म, अधिधन आत्म, इसमें भी यण संधि हो गई। ई का योग आ से हुआ तो ई य में बदल गया। अध्यादेश, जो कि राष्ट्रपति जारी करता है अध्यादेश, तो अधिधन आदेश, लेकिन इसमें मूल शब्द आदेश नहीं है। अधिधन आधन देश, देश में उपसर्ग जुड़ा आदेश बन गया। इसमें देखिए यण संधि हुई, ई का योग आ से हुआ तो ये य में बदल गया था। अधिधन आदेश, अध्यादेश, तो मूल शब्द है इसमें देश। अधीन, इसमें देखिए दीर्घ संधि हो रही है। अधिधन इन, अधि का ई और इन का ई दोनों ही दीर्घ ई में बदल गया। अध्यापक, अधिधन आपक। अब इसमें देखिए आपक मूल शब्द नहीं है। अधिधन आधन पक, पक यानी पकाना, तो पक मूल शब्द है, लेकिन इसमें दो उपसर्ग जुड़े अधि और आ। अब देखिए इसमें कैसे संधि हो रही है। अधिधन आ, यहीं पे यण संधि हो गई। ई का योग आ से हुआ तो ई य में बदल गया, अध्यापक हो गया। अधिधन आपक। अध्ययन, अधिधन अयन, देखिए यहां भी यण संधि हो रही है। ई का योग ऐसे हो रहा है भिन्न स्वर से तो ई य में बदल गया। अधिनियम, अधिधन नियम, अब नियम मूल शब्द नहीं है इसमें। अधिधन निधन यम, यम मूल शब्द है।
लेकिन दो उपसर्ग इसमें जुड़े हुए हैं। तो अधिधन नियम अधिनियम हो जाता है, लेकिन इसमें दो उपसर्ग है, अधि और नी। अधिष्ठान, इसमें देखिए अधिधन स्थान, इसमें देखिए व्यंजन संधि हो रही है, क्योंकि जब ये ई का योग दंत्य से हो रहा है तो ये मूर्धन्य स में बदल गया। यहाँ पर अधिधन स्थान था, अब यहाँ और थ है, ये ठ में बदल गया। ये स दंत्य से मूर्धन्य स में बदल गया और ठ में बदल गया मूर्धन्य में। थ ये भी दंत्य है और ये भी दंत्य है, तो दंत्य किस में बदलेंगे? मूर्धन्य में। व्यंजन संधि आप देखिए जाकर। अधिष्ठित, ऐसे ही ये भी हो गया अधिधन स्थित, स मूर्धन्य स में और थ मूर्धन्य ठ में बदल गया। ऐसे अधिधनकार अधिकार हो जाएगा, अधिधनगम अधिगम, अधिराज अधिधन राज, अधिधन नायक, अधिधन करण, अधिधन कृत, अधिधन पति। इनमें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इनमें अधि उपसर्ग है, लेकिन हम चूक कहाँ सकते हैं जहां दिखाई नहीं देता कि इसमें दिखाई नहीं दे रहा कौन सा उपसर्ग है। फिर देखिए अधिपति हो गया, अधीक्षक, अधिधन इक्षक, इसमें भी आप देखिए अधिधन इक्षक, इसमें दीर्घ संधि हो रही है। अधीक्षण, अधिधन इक्षण, इक्षक का अर्थ होता है देखने वाला, अधीक्षक, इक्षक यानी देखने वाला, और जो अधीक्षक यानी विशेष रूप से देखने वाला, क्योंकि विशेष का प्रधान, श्रेष्ठ प्रधान, जो कोई प्रधान है देखने वाला तो वह अधीक्षक कहलाता है। अधिसूचना, अधिमास, अधिमास कहते हैं जो अधिक मास यानी 13 मास का जो वर्ष होता है वह अधिमास कहलाता है, जो माह अधिक हो वह अधिमास। अधित्यका, अधिधनत्यका, अधित्यका कहते हैं पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को। अधिक क्षेत्र, अधिक क्षेत्र का अर्थ होता है अधिकार क्षेत्र, ये मेरा अधिक क्षेत्र है। अधिधन क्षेत्र, अधिग्रहण यानी कब्जा करना, अधिग्रहण का अर्थ होता है कब्जा करना। आपने कई बार सुना होगा कि सरकार ने उस भूमि पर का अधिग्रहण कर लिया यानी कब्जा कर लिया, अधिधन ग्रहण। ऐसे अधिगृहित यानी वह भूमि जिस पर कब्जा किया गया है वह अधिगृहित होती है, अधिधन गृहित। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और तत्सम उपसर्गों में अब हम तीसरा उपसर्ग देखते हैं, और तीसरे उपसर्ग के रूप में हम लेते हैं अभी। अभी उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं है, लेकिन किस अर्थ में इसका प्रयोग होता है? बहुत, परे, सामने, पास या विशेष, इन अर्थों के लिए अभी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं हम। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इस उपसर्ग को समझने का प्रयास करते हैं। तो हम सबसे पहला उदाहरण लेते हैं। देखिए उदय मूल शब्द है, इसमें अभी उपसर्ग जोड़ेंगे अभ्युदय। अब ये अभ्युदय कैसे बना? अभ्युदय का अर्थ क्या होता है? अभ्युदय का अर्थ होता है उन्नति या उत्थान। इसमें यण संधि हुई, ई अंतिम वर्ण ई है, ई का योग भिन्न स्वर से हुआ ऊ से, तो ई य में बदल गया और आगे का स्वर यथावत रहता है, तो ये ऊ की मात्रा य में लग गई और ब स्वर रहित कर लिया था हमने यहीं ई को बाहर निकाल कर, तो अभ्युदय हो गया यण संधि के माध्यम से। दूसरा उदाहरण देखिए हम लेते हैं अभिधन इष्ट। क्या हो गया? अभीष्ट। इसमें देखिए दीर्घ संधि हो गई, अभी हरस्व ई और दीर्घ ई, हरस्व ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई बन गया, दीर्घ संधि हो गई। और अभिष्ट का अर्थ होता है चाहा हुआ या वांछित। फिर आगे का उदाहरण हम देखें, अभिधन सेक बनता है अभिषेक। अभिषेक का अर्थ होता है पवित्र जल से स्नान कराना या पवित्र दूध या दुग्ध से स्नान कराना। इसमें देखिए व्यंजन संधि हो रही है। ई का योग यहाँ देखिए दंत्य स है, ये दंत्य स किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य स में बदल जाएगा, दंत्य स मूर्धन्य स में बदल जाएगा। यहाँ पर व्यंजन संधि हो गई। फिर आगे देखिए, आगे का उदाहरण हम देखें अभिधन अर्थी। यहाँ देखिए कौन सी संधि हो गई? ई का योग भिन्न स्वर से हुआ तो ई य में बदल गया और आगे का अ स्वर रहित य में जुड़ जाता है। अभ्यर्थी कहते हैं प्रार्थना करने वाला या आवेदन करने वाला, इसमें यण संधि हो गई। तीसरे उपसर्ग के हम कुछ और अन्य उदाहरण देखते हैं। अभ्यागत, इसमें कौन सा उपसर्ग है? यहाँ आप दिखाई नहीं देगा कि इसमें अभी उपसर्ग है। अभिधन आगत, लेकिन आगत इसमें मूल शब्द नहीं है, इसमें अभिधन आ और गत, गत मूल शब्द है और दो उपसर्ग इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा अभ्यागत। इसमें कौन सी संधि हो रही? यण संधि। ई का योग भिन्न स्वर से हो रहा, आ से हो रहा, तो ई य में बदल गया। तो इसमें देखिए मूल शब्द है गत और दो उपसर्ग जुड़े हुए हैं। फिर देखिए अभिन्यास, अभिधन न्यास, लेकिन इसमें मूल शब्द न्यास नहीं है, आस है। अभी उपसर्ग और नी उपसर्ग, दो उपसर्ग जुड़े हुए हैं और आस मूल शब्द है, तो इससे बनता है अभिन्यास। यहां पर संधि नहीं हो रही, लेकिन यहां संधि हो गई निधन आस। नी का ई और ई का योग भिन्न स्वर से हुआ तो ई य में बदल गया, न स्वर रहित रह गया था, न्यास हो गया। देखिए फिर देखिए अभ्युत्थान,
अभ्युत्थान, इसका देखिए क्या होगा, अभी उपसर्ग है और उत्थान, उत्थान भी मूल शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए हम संधि विच्छेद करें तो अभिधन उत्थान प्राप्त होगा हमें। और इसमें देखिए यण संधि हो गई, ई का योग ऊ से हो रहा है भिन्न स्वर से, तो ई य में बदल गया। अभिधन उत, उत और उपसर्ग है, यहाँ देखिए उत नहीं है, उद होता है उपसर्ग। अभिधन उदधन स्थान, तो देखिए इसमें दो उपसर्ग है और मूल शब्द है स्थान। अभिषिप्त, इसमें देखिए दीर्घ संधि हो गई, अभी का ह्रस्व ई और इप्सित का दीर्घ ई बदल गया दीर्घ ई में, अभिषिप्त हो गया, अभी ह्रस्व वाला था यहाँ दीर्घ वाला हो गया दीर्घ संधि के कारण। अभ्यस्त, अभिधन अस्त, यहाँ भी देखिए यण संधि हो गई, ई का योग ऐसे हो रहा है। ऐसे अभ्यास, अभिधन आस, इसमें भी यण संधि है। ऐसे देखेंगे अभिज्ञान, अभिमान, अभियान, अभिलाषा, अभिनंदन, अभियोग, अभिनय, अभिमुख, अभिमत, अभिकर्ता, अभिकथन, अभिगमन, अभिराम, अभिदान, अभिघात, अभिभाषण, विशेष भाषण राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया भाषण, अभिवादन, स्वागत करना, अभिभूत, अभिसार, अभिप्राय, अभिशंसा, अभिशाप, अभियंता, अभिनव और अभिधा, जो शब्द शक्ति होती है अभि प्लस धा, अभिधा। और अभयारण्य, इसमें देखिए आप देखोगे तो इसमें अभी उपसर्ग नहीं है, अभयारण्य लिखा होता था वह गलत है, अभयारण्य होता है मूल शब्द, अभयधन अरण्य, अभयधन अरण्य। इसमें देखिए दीर्घ संधि हो रही है, अभय यानी ऐसा अरण्य, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, ऐसा अरण्य जिसमें डर न हो, अभय किसके लिए, जानवरों के लिए, जानवरों का ऐसा जंगल जिसमें जानवरों को डर न हो, वह होता है अभयारण्य। अभयारण्य गलत होता है, अभयारण्य होता है शुद्ध। तो इसमें अभी उपसर्ग नहीं है, अभी उपसर्ग के लिए गलत है यह, इसमें अभय है, दो शब्द है, अभय यानी बिना डर के और अरण्य जंगल। अब देखते हैं हम तत्सम उपसर्गों को आगे बढ़ाएं, और तत्सम उपसर्गों में हम चौथा उपसर्ग देखते हैं प्रति। और प्रति उपसर्ग का अर्थ विपरीत, सामने, प्रत्येक नहीं होता है, ये अर्थ नहीं होते हैं। ये अर्थ देता है कब, प्रति उपसर्ग जब किसी शब्द के आगे जुड़ता है। तो प्रति उपसर्ग का प्रयोग किस में होता है, किन अर्थों में प्रयुक्त होता है प्रति उपसर्ग, विपरीत, सामने या प्रत्येक, इन अर्थों में प्रति उपसर्ग का हम प्रयोग करते हैं। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम प्रति उपसर्ग को समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। देखिए पहला उदाहरण लेते हैं हम, प्रति उपसर्ग और इच्छा मूल शब्द, क्या बनेगा, प्रतीक्षा। देखिए कैसे बना, प्रतीक्षा में आप देखेंगे प्रति ह्रस्व मात्रा वाला है उपसर्ग हमारा, दीर्घ मात्रा वाला उपसर्ग नहीं होता है, ह्रस्व मात्रा वाला ही उपसर्ग होता है। देखिए प्रतीक्षा कैसे बना जी, प्रति का ई और इच्छा का ई, ह्रस्व ई दीर्घ ई बदल गया दीर्घ ई में, देखिए प्रतीक्षा हो गया, तो दीर्घ संधि हो गई, प्रतीक्षा यानी इंतजार करना, इनमें दीर्घ संधि हो गई। फिर देखिए प्रतिधन उत्तर, अब यहाँ आपको ध्यान में आना चाहिए, इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंतिम वर्ण हमें प्राप्त होगा ई, और ई का योग ऊ से हो रहा है, तो क्या होगा, भिन्न स्वर से होने पर ई य में बदल जाएगा यण संधि के अनुसार। तो प्रतिधन उत्तर, ई का ये हो गया, ऊ उसमें जुड़ गया, त स्वर रहित रह गया, तो क्या हो गया, प्र त स्वर रहित करके हमने ई बाहर निकाला था, ई का ये बना लिया और ये में ऊ की मात्रा जोड़ दी है, क्योंकि आगे का स्वर यथावत रहता है, तो बन गया प्रत्युत्तर। प्रति उत्तर यानी उत्तर का उत्तर देना, प्रत्युत्तर। फिर देखिए आगे का उदाहरण हम देखें, प्रतिधन इक, क्या बनता है, प्रतीक, प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह। अब देखिए इसमें दीर्घ संधि हो गई, ई और ई मिलकर दीर्घ ई बन गया, प्रतीक हो गया, तो इसमें क्या हो गई, दीर्घ संधि हो गई। एक बार आप संधि के सारे वीडियो देखें इससे पहले, तो आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। फिर देखिए प्रतिधन एक बनेगा प्रत्येक, इसमें देखिए ई का योग ऐसे हो रहा है, ई का योग ऐसे हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक, प्रत्येक बन गया, यानी हर एक, प्रत्येक का अर्थ होता है हर एक। फिर देखिए प्रतिधन छेद, क्या बनेगा, प्रतिषेध, प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना, मना करना। फिर यहाँ देखिए ई का योग दंतेश से हो रहा है, तो दंतेश, अब ये ए है, ये स के बाद में आता है, स के बाद में आता है, वर्ण विच्छेद करेंगे तो पहले स आएगा, तो ई का योग स से हो रहा है, तो स किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य स में, या व्यंजन संधि हो रही है। फिर देखिए हम कुछ उदाहरण, अन्य उदाहरण देखते हैं, और अन्य उदाहरणों के माध्यम से हम और स्पष्ट करते हैं। प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष, इसमें देखिए क्या हो रहा है, यण संधि हो गई, ई का ये बन गया क्योंकि ई का योग ऐसे हो रहा है। फिर देखिए प्रतिष्ठा, प्रतिधन स्था,
क्या हो गई, इसमें स मूर्धन्य स में बदल गया और थ मूर्धन्य ठ में बदल गया, व्यंजन संधि हो गई। ऐसे प्रतिष्ठित हो जाएगा प्रतिधन स्थित। प्रतिनियुक्ति, देखिए प्रतिधन नियुक्ति, इसमें प्रति उपसर्ग दिखाई दे रहा है लेकिन नियुक्ति मूल शब्द नहीं है भाई। देखिए प्रति और नि दो उपसर्ग है और युक्ति मूल शब्द है, युक्ति। फिर देखिए प्रत्यावर्तन, प्रतिधन आवर्तन, इसमें कौन सी संधि हो रही है, ई का योग आ से हो रहा है भिन्न स्वर से, तो ई का ये बन गया और आ इसमें जुड़ गया, प्रत्यावर्तन। लेकिन आवर्तन मूल शब्द नहीं है, प्रति और आ दो उपसर्ग है और वर्तन ये मूल शब्द है, वर्तन। फिर देखिए प्रत्युत्पन्न, इसमें देखिए प्रतिधन उत्पन्न, तो उत्पन्न इसमें भी मूल शब्द नहीं है। इसमें देखिए प्रतिधन उदधन पन्न, मूल शब्द है पन्न, और उद दो उपसर्ग, प्रति और उद दो उपसर्ग जुड़े हुए हैं। लेकिन हम इसका संधि विच्छेद करेंगे प्रत्युत्पन्न का, तो प्रतिधन उत्पन्न, देखिए ई का योग ऊ से हुआ तो ये बन गया स्वर रहित ये, और ऊ उसमें जुड़ गया, प्रत्यु हो गया, प्रत्युत्पन्न, प्रतिधन उत्पन्न, लेकिन इसमें दो उपसर्ग जुड़े हुए हैं। प्रत्युपकार, देखिए प्रतिधन उपकार, लेकिन उपकार मूल शब्द नहीं है, प्रति और उप दो उपसर्ग है और कार मूल शब्द है, कार्य नहीं करने वाला, प्रत्युपकार। ये इसमें भी देखिए यण संधि हो गई, ई का ये बन गया और ऊ जुड़ गया, प्रत्यु हो गया, प्रत्युपकार। ऐसे देखिए प्रत्येपकार, प्रत्येपकार में क्या होगा, प्रतिधन अपकार, लेकिन इसमें भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा ही आपको दिखाई देगा, इसमें होगा प्रतिधन अप और धन कार, कार मूल शब्द है, प्रत्येपकार। प्रत्याशी, प्रतिधन आशी, इसमें देखिए ई का ये हो गया यण संधि। प्रत्याघात, प्रतिधन आघात, प्रतिधन आघात, लेकिन आघात मूल शब्द नहीं है, घात मूल शब्द है, प्रति और आ दो उपसर्ग है और घात मूल शब्द है। ऐसे ही प्रत्यर्पण, प्रतिधन अर्पण, प्रत्याहार, प्रतिधन आहार, प्रत्याहार, प्रतिधन आधन हार, इसमें हार मूल शब्द है और दो उपसर्ग प्रति और आ। ऐसे देखिए प्रत्याकर्षण, प्रतिधन आधन कर्षण, कर्षण मूल शब्द है। कर्ष धन न, इसमें न ये प्रत्यय है, तो प्रतिधन आ और कर्ष धन न का न हो जाता है व्यंजन संधि में। प्रतिघात, प्रतिज्ञा, प्रतिधन ज्ञा, प्रतिनिधि, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि यानी ध्वनि की ध्वनि जो लौटकर ध्वनि आती है, जैसे हम किसी खंडार में बोले, हम बोले उस ध्वनि की फिर से एक बार और आवृत्ति होती है, एक बार दो बार, हम एक बार बोलकर रुक जाते हैं लेकिन गूंजती रहती है दो तीन बार, वह क्या प्रतिध्वनि है, ध्वनि की ध्वनि है। प्रतिपक्ष, प्रतिकार, प्रतिशत, शत का अर्थ होता है 100 और प्रति यानी हर, प्रत्येक यानी प्रत्येक 100 पर वही तो प्रतिशत होता है। प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिसारी, प्रतिमान, प्रतिदिन, प्रतिहिंसा, प्रतिक्रिया, प्रतिबिंब, प्रतिवाद, प्रतिवादी, प्रतिरूप, प्रतिभा और प्रतिमा, इन सब में प्रति उपसर्ग है। तो हम तत्सम उपसर्ग पढ़ रहे हैं और तत्सम उपसर्गों में हम पांचवा उपसर्ग देखते हैं परि। परि उपसर्ग हम प्रयोग में लेते हैं चारों ओर के अर्थ के रूप में। चारों ओर का अर्थ चाहिए हमें तो परि उपसर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात चारों ओर के अर्थ में परि उपसर्ग प्रयुक्त होता है। इसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं परि उपसर्ग को। तो इसका सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं। इसमें देखिए पहला उदाहरण है, परि उपसर्ग के साथ में हम कार जोड़े, कार मूल शब्द है और परि उपसर्ग है तो बनता है परिष्कार। नया शब्द क्या बनेगा, परिष्कार। परिष्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण और इसमें विसर्ग संधि है, परिधन कार, और विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाता है। क्या योग में, जब विसर्ग का योग कैसे हो तो वह मूर्धन्य स में बदल जाएगा, परिधन कार। ये अगर संधि करेंगे तो विसर्ग संधि होगी, लेकिन उपसर्ग में यहाँ आगे विसर्ग नहीं लगता क्योंकि विसर्ग वाला उपसर्ग होता ही नहीं है। संधि विच्छेद करेंगे तो परिधनकार होगा, विसर्ग लगाना पड़ेगा क्योंकि विसर्ग संधि है, लेकिन उपसर्ग होगा तो परिधनकार होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, परिधन अंक। इसमें देखिए पर्यंक, पर्यंक कहते हैं पलंग को, इसका अर्थ होता है पलंग। लेकिन इसमें देखिए यण संधि कैसे हुई, ई का योग ऐसे हुआ, ई य में बदल गया और ए वापस में उसमें जुड़ गया, किसमें, स्वर रहित य में, इसमें यण संधि हो गई। फिर देखिए परिधन नय, इसमें परिणय, परिणय का अर्थ होता है विवाह है और इसमें व्यंजन संधि देखिए र, इधर प्रथम पद में र कहीं भी हो, अंतिम वर्ण के रूप में कोई जरूरी नहीं है, अंतिम वर्ण तो है
ई, लेकिन र कहीं भी हो और आगे न आए द्वितीय पद में तो न में बदल जाता है। किसकी वजह से? र की वजह से या री की वजह से। री आ जाए इधर कहीं भी, ये र पहले भी होता कहीं भी होता तो भी न में बदलता ही बदलता। तो परिधन नए व्यंजन संधि के कारण परिणय बन गया। इसमें देखिए न का न हो गया। फिर देखिए परिधन इच्छा, परीक्षा, परीक्षा का अर्थ होता है जांच करना। इसमें देखिए दीर्घ संधि होगी, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, दीर्घ संधि में बदल गया, दीर्घ ई में बदल गया, दीर्घ संधि हो गई। और उदाहरण देखिए परिधन मान, अब देखिए परिमाण हो गया, परिमाण यानी नाप तोल। इसमें देखिए व्यंजन संधि हो रही है, इधर र और इधर का न। इस र की वजह से न इधर न कहीं भी हो और इधर र या री कहीं भी हो, अंतिम वर्ण के रूप में जरूरी नहीं है, इधर भी प्रथम वर्ण के रूप में जरूरी नहीं है। इस संधि में कहीं भी हो, र की वजह से न कहीं भी होगा, न में बदल जाएगा, परिणाम हो गया। आप देखेंगे व्यंजन संधि जाकर तो उसमें आपको इसका नियम मिल जाएगा। और उदाहरण देखते हैं हम, पर्यावरण, परिधन, आवरण, लेकिन आवरण मूल शब्द नहीं है, परि और आ दो उपसर्ग है और वर्ण मूल शब्द है। वर्धन न इसमें प्रत्यय है, लेकिन मूल शब्द क्या है? वर। तो पर्यावरण का हो गया परिधन आवरण, यण संधि हो गया, ई का योग आ से हो रहा था, ई य में बदल गया, पर्यावरण हो गया। पर्यटन ऐसे ही परिधन अटन, ई का योग ऐसे हुआ तो य में बदल गया, पर्यटन हो गया। इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा परि उपसर्ग है, क्योंकि इसमें परि दिखाई नहीं दे रहा है। पर्यावरण इसमें परि दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन संधि विच्छेद हम संधि पहले पढ़ चुके हैं तो हमारे लिए ये आसान हो गया। पर्याप्त, परिधन आप्त, पर्यवसान क्या होगा? परिधन अवसान, लेकिन अवसान मूल शब्द नहीं है। परिधन अव दो उपसर्ग है और शान मूल शब्द है। परि और अव दो उपसर्ग और शान मूल शब्द हो गया। पर्यवेक्षण, परिधन अवेक्षण, अवेक्षण का अर्थ होता है अवलोकन करना या देखना, लेकिन अवेक्षण मूल शब्द नहीं है। इसमें देखिए परि और अव दो उपसर्ग है और ईक्षण, ईक्षण यानी देखना, तो यह हो गया पर्यवेक्षण, दो उपसर्ग है और ईक्षण मूल शब्द है। इसमें देखिए यण संधि हो गई, ई का योग ऐसे होने पर ई य में बदल गया था। परिष्कृत, परिष्कृत, इसमें देखिए परिधनकृत, इसमें विसर्ग संधि है। कैसे हो रहा है? विसर्ग का योग कैसे हुआ तो यह मूर्धन्य से में बदल गया विसर्ग, लेकिन परिधनकृत होगा, संधि विच्छेद करेंगे तो परि ही धनकृत होगा, विसर्ग लगेगा, लेकिन उपसर्ग में विसर्ग नहीं लगता, परि है। ऐसे ही परिक्रमा, परिधनवार, परिधन पूर्ण, परिपूर्ण, परिधन कल्पना, परिधन कल्पना, परिश्रम, परिजन, परिधान, परिधान कहते हैं वस्त्रों को, परितोष, परिचारिका, परिचारिका कहते हैं सेविका को या नौकरानी को, परिधन चारिका, परिचारिका, परिमार्जन, परिमार्जन कहते हैं शुद्ध करना, शुद्धिकरण, परिधन मार्जन, परिसर यानी मैदान, परिज्ञान, परिग्रह, परिग्रह कहते हैं त्यागना, परिवेश, परिशिष्ट, परिशिष्ट कहते हैं अध्याय को या सर्ग को, परिवर्तन, परिधि, परिधन धी, धी यानी धारण करना, परिधि, परिधन चय, परिचय, परिहास यानी मजाक उड़ाना, परिभ्रमण, भ्रमण यानी घूमना, परिभ्रमण यानी चारों ओर घूमना, परि का अर्थ क्या होगा? चारों ओर घूमना। परिचालक, परिचालक कहते हैं बस के कंडक्टर को, परिधन चालक, परिपक्व, परिभाषा और परिहार, तो इन सब में परि उपसर्ग है। चलिए अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का प्रश्न है यह आपके समक्ष स्क्रीन पर रहा। निम्न शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द बताओ। आपको कमेंट बॉक्स में क्या उपसर्ग है और क्या मूल शब्द है। पहला देखिए अधिष्ठाता, दूसरा है पर्यंत, और तीसरा है अतिशय, और चौथा शब्द है पर्यूषण, फिर पांचवा अभिज्ञ और छठा है अतीव। इनमें क्या उपसर्ग है और कौन सा मूल शब्द है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। धन्यवाद।